आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और ये वीडियो बहुत से बच्चों के डिमांड में बनाई जा रही है कि बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे, चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान के जितने भी अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी हैं उसको बता दीजिए। इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन 25 हमने बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और तरह तरह के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और जितने भी टाइप के प्री बोर्ड पेपर, ठीक है, सबसे ये कलेक्ट करके क्वेश्चन हमने यहाँ पे लाया है, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो ये आपका था, इस बार के प्री बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया भी था, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजिनी। कौन सा होगा? मेजिनी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, किस सन में हुई थी? तो सन 1789 ईस्वी के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध आपका फ्रांस से था। किस देश से? फ्रांस से। तो जितना भी यहाँ पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको यहाँ पे तैयार करके जाना, वरना बहुत बड़ी गलती कर दोगे, ठीक ना। जितना मैं बता रहा हूँ सभी को तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन ये है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिए थे किसने? ये दिए थे महात्मा गांधी ने। किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने। और महाबंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महाबंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो सन 1929 ईस्वी में हुआ था। किस में हुआ था? सन 1929 ईस्वी में महाबंदी का प्रारंभ या शुरुआत हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? अनुबंध व्यवस्था क्या होता है भाई? देखो, अगर कोई भी आप चीज़ को सिलेक्ट में हो जाओगे या नौकरी करने लगोगे या सरकारी नौकरी हो जाओगे तो आपसे मान लो कि जो भी यहाँ पे अनुबंध लिखवाया जाता है, कितने दिन के लिए काम करोगे, कितने दिन के लिए नहीं करोगे, उसके लिए एक अनुबंध आपसे लिखवाया जाएगा, आपसे आपका साइन मोहर लगता है, ठीक ना। उस तरीके से उस व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो उस व्यवस्था को लागू किया गया था, चाहे उस व्यवस्था का एक अलग नाम होता है जिसका नाम है नई दास प्रथा। क्या नाम है? नई दास प्रथा। और भूमि एक संसाधन है। किस तरीके का संसाधन है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक ना। किस तरीके का है? भूमि एक सौर ऊर्जा से निर्मित नहीं है, मानव निर्मित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये क्या है? भूमि एक संसाधन है। और किस तरीके का संसाधन है? तो भूमि एक प्राकृतिक नेचुरल है, ठीक है। भूमि का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का एक प्रकार नहीं है। तो काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी ये भी होती है, लेटेराइट ये भी मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट एक मिट्टी नहीं है। सीमेंट एक पत्थर का टुकड़ा होता है और पत्थर को पीट करके कूट करके मशीन में इसे भून करके बनाया जाता है, ठीक ना। तो सीमेंट का प्रकार जो होता है मिट्टी का प्रकार नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है? तो जूट, कॉफी, जौ, रबर। तो जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट को क्या बोलते हैं? रेशेदार फसल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब देखो जूट में क्या होता है, रेशे निकले होते हैं, ठीक ना। जूट में क्या होते हैं? एक रेशे टाइप के पतले पतले रेशे निकले होते हैं, उसी तरीके को क्या बोलते हैं? जूट बोलते हैं। जूट का एक अलग भी नाम है, क्या नाम है? जूट का एक अलग नाम है पटुआ। अगर आप इसका थर्ड नाम जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ और इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से तैयार करोगे ना बाबू, तो गारंटी बोल रहा हूँ आप 90% आसानी से स्कोर कर पाओगे। इससे बाहर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक ना। अगर आपको कहीं पे और दिक्कत होगा तो तुरंत कमेंट करना, मैं तुरंत आपके डिमांड पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये किए थे विनोबा भावे। किसने किए थे? विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन आरंभ या प्रारंभ किए गए थे। और भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है? सभी लोगों को पता होगा, इंडिया में पवन ऊर्जा का विशाल सेंटर या बिग सेंटर कहाँ पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? यह हुआ था सन 1948 ईस्वी में। किसमें हुआ था? किस सन में? सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था। श्रीलंका की आज़ादी मिली थी सन 1948 ईस्वी में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को समावेश किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची के अनुसार इंडिया में मुख्यतः 22 भाषाओं को, कितने भाषाओं को? मुख्यतः 22 भाषाओं को शामिल किया गया है या समावेश है। समझ रहे हैं ना बातों को। अगला क्वेश्चन कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? हम बोलते हैं स्थानीय प्रशासन। जितने भी ग्रामीण स्तर पे जितने भी प्रशासन लागू होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? स्थानीय प्रशासन। अगला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है।
तो भारत में औरतों के लिए किस तरीके के आरक्षण को व्यवस्था बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जानते हो, पंचायती राज की संस्थाएं द्वारा। किसके द्वारा? पंचायती राज की संस्थाओं तरीके का आरक्षण व्यवस्था की गई है इंडिया में औरतों के लिए। अगला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बता दे रहा हूं कि आपके पेपर में 1 या 2 नारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नारे, करो या मरो या नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने दिए थे, ठीक ना। इस तरीके के क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध के लिए यहाँ पे एक नारा लगाया गया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक ना, इस तरीके का। अगला क्वेश्चन कि राजनीति एक क्षेत्र है, राजनीति एक क्षेत्र है, संभावनाओं, विकल्पों, प्रयासों, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों होगा बता रहा हूं अभी। राजनीतिक एक क्षेत्र है, संभावनाओं द्वारा आपको अगर टिकट मिलने का चांस है तो अभी आप विधायक, एमएलए, एमएलसी बन सकते हैं, ठीक ना। ये कोई फिक्स नहीं होता है, आपको ही टिकट दे दिया जाएगा। इस तरीके से बोला जाता है कि राजनीतिक एक संभावनाओं का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अब मैंने सुन लो कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, देखो बता दे रहा हूं। प्रति व्यक्ति आय उससे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति, मान लो किसी भी राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, किसी भी राज्य की जनसंख्या 1 लाख है। कितना है? 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा लाख, 1 लाख है। और उस राज्य में 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख क्या है? 5 लाख इनकम है 1 साल का। क्या है? 1 साल का 5 लाख इनकम है और 1 लाख जनसंख्या है, तो प्रति व्यक्ति आय इसका 5 रुपया हो जाएगा। कितना? 5 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से हम करते क्या है, हम टोटल जितना इनकम निकलता है उसमें हम क्या करते हैं, राज्य की जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। तो देखो प्रति व्यक्ति आय जिसका किसका ज़्यादा होगा, तो जिस राज्य की जनसंख्या पहले कम होगी उसके बाद अगला सिस्टम क्या होगा कि उस राज्य में इनकम ज़्यादा होंगे, ठीक ना, पैसा ज़्यादा आ रहा होगा और उस राज्य की जनसंख्या कम होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा का। हरियाणा में पॉपुलेशन कम है और हरियाणा में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है पैसों का, ठीक ना, इस तरीके से। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि जीडीपी से क्या तात्पर्य है। जीडीपी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और देखो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से फिक्स कर लो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। विदेशी व्यापार, 2 देशों के बीच व्यापार होने वाले को हम क्या बोलते हैं? विदेशी व्यापार हो गए। जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, चाइना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इस तरीके के देशों के बीच में जो भी व्यापार किए जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो 2 देशों के मध्य होता है और 2 प्रदेशों के मध्य जो होगा, चाहे एक देश के अंदर जितने भी व्यापार होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? देशी व्यापार बोलेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन, उत्पादन का साधन क्या है? पूंजी है, लाभ है, सेवाएं हैं, कर है। तो उत्पादन का साधन, आप प्रोडक्शन किस तरीके से करोगे? जब आपके पास पूंजी रहेगा तभी आप प्रोडक्शन कर पाओगे, बिना पूंजी के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तो ये होती है आपका यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में। कहाँ पे होती है? जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, जिनेवा में। अगला क्वेश्चन कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पारित किया गया, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ठीक ना। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं सभी को सभी इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक ना। अब तो कर ही दोगे, मैं मान रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कि सूचना पाने का अधिकार, आरटीआई, सूचना पाने का अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, अधिनियम कब पारित किया गया। इसे आप याद करके जाना बच्चा, ठीक ना। अगर आप इसे याद कर लोगे तो पेपर में आसानी से हल कर लोगे। पेपर में पक्का पूछेगा ये आरटीआई वाला कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित होता है। ये होता है सन 2005 ईस्वी में, अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम लागू होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। औसत आय तो प्रति व्यक्ति आय को हम क्या बोलते हैं? एवरेज इनकम या औसत आय बोलते हैं, ठीक ना। एवरेज इनकम किसे बोलते हैं? पर मैन इनकम, ठीक ना। प्रति व्यक्ति आय को हम क्या बोलते हैं? एवरेज इनकम बोला जाता है, ठीक ना। इस तरीके से हमारा जितने भी यहाँ पे तरह तरह के बहुविकल्पी क्वेश्चन थे सभी को हमने सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हुई, तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर ठोक दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।